हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा जी आज हम लोग लेकर के आ गए मिड सेशन ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज। ये जो मिड सेशन ग्रैंड रिवीजन टेस्ट सीरीज है ये आपके टोटल 3 फेज में होने वाला है, ठीक है। और बेटा आप लोग टेस्ट दे करके आ गए होंगे और आप लोग आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो ये लीजिए आ गया आपके टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। बेटा आपने जो भी टेस्ट दिया है उसमें जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, गलतियां हुई हैं, उनको बेटा जरूर सुधारने का कार्य करिएगा। पेपर देने के बाद उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके थ्योरी को और अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है। पेपर के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी होता है बेटा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। होपफुली आप सभी लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा। तो टेस्ट के बाद आते हैं बेटा हम लोग अपने टॉपिक पे। टोटल आपके 10 टॉपिक पे आज आपका टेस्ट था। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये आपके इंस्पिरेशन आपके सामने दिख रहे हैं, जो कभी आप लोगों की तरह ये लोग भी टेस्ट दिया करते थे और इनके भी क्वेश्चन गलत होते थे, परेशान होते थे, टेंशन में रहते थे। लेकिन इन सभी मुसीबतों को पार करने के बाद ये सभी लोग आज डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। तो ये आपके इंस्पिरेशन, इसीलिए आज फ्रंट पेज पे आपके सारे इंस्पिरेशन है। इनको देखते रहिए और जितनी दिक्कतें परेशानियां आती हैं उनसे लड़कर आगे बढ़ते रहिए। चलिए बेटा, तो ये थे आपके इंस्पिरेशंस और पिछले साल का जो है रिजल्ट रहा है। तो चलिए इसके बाद जो है बेटा ये देख सकते हैं आप, ये सारे बच्चे जो पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं। हम लोग आते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है मूल कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन है 1 gram of magnesium is burned with 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant is left? Which reactant is left in excess and how much? ठीक है ना, कौन सा रिएक्टेंट बच रहा है और कितना बच रहा है ये आपको बताना है। सबसे पहली बात तो बेटा आप इसका बैलेंस रिएक्शन लिखिए। मैग्नीशियम हाफ O2 चेंज इनटू MgO। यहां पर देखिए बेटा ये दिया हुआ है आपको 1 ग्राम और ये दिया हुआ है आपको 0.6 ग्राम। बेटा जी मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया होता है तो वहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग जानते हैं, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाए। मैंने आपको बताया था बेटा, सपोज आप पनीर का पराठा बनाना चाहते हैं, आपके पास पनीर है और यह आटा और आपने तैयार किया पनीर का पराठा। तो पनीर अगर पहले खत्म हो गया तो पनीर का पराठा खत्म हो गया, क्योंकि पनीर जो पहले खत्म हुआ वही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी रिएक्शन में बेटा जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे करते हैं, ये देखिए आपको यहां पर इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका वेट दिया, इसका भी वेट दिया। सबसे पहले ना बेटा आप फाइंड करोगे इसका मोल। हमने निकाला बेटा 1/24 और इसका भी निकाला तो 0.56 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दोनों के मोल निकलने के बाद हम लोगों ने आपको जो ट्रिक बताया था बेटा, बताया था कि आप करिए गिवन अपॉन स्टाइक्योमेट्री, और जिसकी वैल्यू मिनिमम आ गई, गिवन अपॉन स्टाइक्योमेट्री करने पर जिसकी वैल्यू मिनिमम आ गई वही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट गिवन अपॉन स्टाइक्योमेट्री करने पर जो वैल्यू मिनिमम आ जाती है बेटा वही हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा इतना करने के बाद आप जब करोगे गिवन अपॉन स्टाइक्योमेट्री, गिवन मोल इसका कितना 1/24 और इसकी स्टाइक्योमेट्री कितनी है 1। यहां पर गिवन मोल है 0.6/32 और स्टाइक्योमेट्री 1/2 मतलब 0.5। इतना करेंगे बेटा तो ये वैल्यू जो है हमारी मिनिमम है। दिस वैल्यू इज मिनिमम, इट मींस दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक चीज तो हमको पता चल गया, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाने वाला है और मैग्नीशियम जो है वो बचने वाला है। इसका मतलब ये हमारा बी
और डी, ये दोनों आंसर तो नहीं होना है। बचेगा कौन? मैग्नीशियम। अब पता लगाते हैं कितना बच रहा है, ठीक है ना। अब ये पता लगाया जाए कि कितना बच रहा है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कितना मोल मैग्नीशियम कंज्यूम हो रहा है। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 0.5, यहां पर हो गया मोल ऑफ O2 है 0.6 अपॉन 32 अपॉन 0.5, और यहां से आप निकाल सकते हैं मोल ऑफ मैग्नीशियम। जब बेटा यहां पर आप कैलकुलेट करोगे मोल ऑफ मैग्नीशियम, यहां से निकालोगे तो बेटा मोल ऑफ मैग्नीशियम निकालने पर आ जाएगा 0.035, यानी ये मोल ऑफ मैग्नीशियम आ गया 0.035 मोल। इतना मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है, इतना मोल तो वो रिएक्ट कर रहा है। तो अब बचा कितना, लेफ्ट कितना हुआ? तो हम बोलते हैं लेफ्ट मोल ऑफ मैग्नीशियम टोटल हो गया 1/24, और इसमें से रिएक्ट कितना किया है 0.035, और इतना सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट मोल, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आएगी आपकी 0.416, मतलब 1/24 करेंगे तो 0.416 के पास आ जाएगी, और यहां से जब लेफ्ट निकालोगे तो 0.158 ये आ जाएगा लेफ्ट आपका मोल, और निकालना है हमें वेट, तो वेट इक्वल टू लेफ्ट मोल इनटू मैग्नीशियम का वेट 24, और यहां से सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर इज करेक्ट। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया जाता है क्योंकि ये कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बताया लास्ट में रखिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले क्यों दिया? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको छोड़ के आगे जाना है, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन को पता तरीका आपको करने का आ रहा है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका तरीका भी पता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में किया जाता है। इस पेपर के माध्यम से बेटा मैंने हर तरह की आपको प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश की है। इजी क्वेश्चन भी है, कैलकुलेटिव भी है, थ्योरेटिकल भी है, हर तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है बेटा। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, वेट दिया है, पहले मोल निकालिए, फिर गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री करिए, आपको पता चल जाएगा जो वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद जो है आपको फार्मूला मैंने बताया बेटा क्या करना होता है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। यहां से आपने पता किया कि मैग्नीशियम कितना रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्टेड मैग्नीशियम है, टोटल हमारा इतना था, ये रिएक्ट किया, इतना मोल बचा, और फिर वेट हमने यहां से निकाल दिया, दैट इज मोल इनटू एटॉमिक वेट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात हमें दिया क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है 1। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दिस इज 1/n0 मोल, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। सपोज हम यहां से वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ वाटर that is equal to mole of water into molecular weight of water, that is 1/n0 into 18। और यहां से बेटा हमको मिल गया, हमें मिला weight of water 18/n0, ठीक है। हम जानते हैं बेटा यहां पर वाटर के लिए 22.4 लीटर यूज नहीं कर सकते हैं, वाटर लिक्विड है, और ये 22.4 लीटर एसटीपी पर यूज किया जाता है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये 22.4 लीटर आइडियल गैस इक्वेशन से आया है, और ये आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगाई जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं बेटा कि ये वाटर लिक्विड है और यहां 22.4 लीटर यूज नहीं होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम,
और यहां से जब वॉल्यूम हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी। वेट हमारा है बेटा 18 अपॉन n0 और डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो यहां से आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 18 अपॉन n0। इसको सॉल्व करिएगा, 18 अपॉन 6.023 10 टू द पावर 23, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा सी। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो 52 का आंसर जो है वो सी है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ml ही होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा एवोगैड्रो लॉ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स मॉलिक्यूल के होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3। हमें दिया क्या है? ठीक है, यहां देखिए 30 liter of nitrogen and 30 liter of hydrogen and nitrogen taken and 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कितना है? 50। ये हमने लिया है 30 लीटर, ये भी लिया है 30 लीटर, दोनों 30 लीटर हैं। चलिए यहां पे पता करते हैं कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो बेटा सबसे पहले ये देखो इसके मोल्स कितने हैं? 1 मोल है। इसका कितना मोल है? 3 मोल है। इसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल है। मतलब अगर इसका 1 लीटर तो इसका 3 लीटर, तो इसका कितना लीटर हुआ? 2। इसका अगर बेटा हम 10 लीटर लेंगे तो इसका मतलब ये 30 लीटर होगा और ये कितना लीटर होगा? 20 लीटर। इसका मतलब ये देखिए ये 30 लीटर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये चीज हमको समझ में आ गई कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमारा 50% है। 50% का मतलब ये कितना बनेगा? 10 लीटर। ये कितना होएगा? 15 लीटर। ये कितना कंज्यूम होएगा बेटा? 5 लीटर। अब आप यहीं से देख लो बेटा अमोनिया कितना बन रहा है। अमोनिया बना हमारा 10 लीटर। अमोनिया कितना बन रहा है? 10 लीटर। अब ये बताइए टोटल H2 का वॉल्यूम कितना था? 30 और उसमें से कंज्यूम कितना हुआ है? 15। तो बच कितना गया? 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। टोटल कितना है? 30, कंज्यूम कितना हुआ? 5, तो बचा कितना? 25 लीटर। तो ये बच गया 25 लीटर। आंसर क्या हो गया? सी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको करना है बेटा, हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, एकदम एवोगैड्रो लॉ के 1 मोल 3 मोल 2 मोल। सपोज इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, तो इसका कितना होगा? 2 लीटर। मैंने इसका 10 लीटर लिया, इसका 30 लीटर, इसका 20 लीटर। तो हमें 30 लीटर से पता चल गया बेटा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। अब बोला है कि 50% इल्ड है, मतलब 50%, 50%, 50%। ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 5। टोटल 30 था, 5 कंज्यूम हुआ, 25 बच गया। टोटल 30 था, 15 कंज्यूम हुआ, 15 बच गया। और ये बना कितना? 10। तो आंसर हो जाएगा बेटा सी। एज्यूमिंग फुल डिकम्पोजिशन, सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं कि बेरियम कार्बोनेट है BaCO3, ये टूट के बना रहा है BaO प्लस CO2। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए एज्यूमिंग फुल डिकम्पोजिशन इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहां पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं मोल ऑफ BaCO3 अपॉन स्टाइक्योमेट्री, मोल ऑफ CO2 अपॉन स्टाइक्योमेट्री। हमें इसके वॉल्यूम की इसका जो है वेट दिया हुआ है, इसका वेट दिया है हमें 9.85। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो 9.85 अपॉन बेरियम का 137 है और कार्बोनेट का जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेट 197 के आसपास आ जाना चाहिए। हाँ 197 आ जाएगा। दिस इज 197 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट। हमने यहां पे रख दिया 197 मोल, कितना है? 9.85। 9.85 दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 upon 22.4। दिस इज द मोल एंड दिस इज ऑल्सो मोल। तो यहां से जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2, तो 9.85 अपॉन 197
22.24 ऊपर चला जाएगा और यहां से सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर सी 1.12 लीटर। 1.12 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 54 का सी। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इतने मोल से इतना रिएक्ट करेगा। जब इसका मोल मिल गया तो मोल इंटू 22.4 लीटर कर दो, वॉल्यूम मिल जाएगा। एक तरीका यही हो गया, या मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ दिस, दोनों के मोल्स को बराबर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 54, 55 देखिए, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने को बोल रहा है। देखिए इसका कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रोसेस वाइज सॉल्व करें, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन हमें दे रखा है 38.71%, दिस इज 9.67%, तो रेस्ट जो है ये होगा तो 9.67 प्लस 38.7, तो यहां पर जब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो 51.62% आएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोल रेशियो। मोल रेशियो निकालने में एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। 38.71 डिवाइडेड बाई 12, 9.67 डिवाइडेड बाई 1 एंड 51.62 डिवाइडेड बाई 16। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने पर 3.23, 9.67, ये 3.23। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं सिंपल रेशियो, इसलिए जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी 3 और इसकी 1, यानी हमारा फॉर्मूला हो गया CH3O। और इसको और आसानी से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और है जो मैंने आपको बता रखा है। ये तो प्रोसेस हो गया। सबसे पहले आप क्या करिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए। अगर सपोज पहले वाले में निकालना हो तो 3/12 प्लस 3 प्लस 16 इंटू 100। अगर ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इतना आ जा रहा है तो इसका मतलब पहला आंसर क्या है, सही है। और आप ध्यान से देखेंगे 3, 1, 4, 2 सब में हाइड्रोजन क्या है, अलग अलग है। तो आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। इसको कहते हैं आंसर से क्वेश्चन को पता करना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55। आगे आते हैं, इन विच ऑफ द ऑप्शन द करेक्ट अरेंजमेंट, चलिए डज नॉट एग्री, पढ़ लीजिएगा ये डज नॉट एग्री। ठीक है ना, यहां देखिए फ्लोराइड निगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी साइज छोटी होती है, ये सही है। ठीक है ना, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा करेक्शन है, पहले मैं करेक्ट कर देता हूं। यहां Cl है और यहां पर क्या है, F है। ये Cl है और F है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये भी सही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मेटालिक नेचर डिपेंड करता है साइज पे, जिसकी साइज जितनी बड़ी होती है उसका मेटालिक नेचर उतना ज्यादा होता है, यह बात भी सही है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, this is 2p3, this is 2p4, everyone knows this is half filled and stable configuration, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए ये गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 56 का आंसर बी। और वैसे भी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को मैंने मंत्र बता रखा है, 11, 22, 435। किसी भी पीरियड के अंदर आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं, SP SP P P P, ये ऑर्डर लगाइएगा, फटाफट आंसर निकलता चला जाएगा। तो 56 का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए पहले तो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ठीक है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि सेकंड और थर्ड पीरियड में, जो हमारा थर्ड पीरियड होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है ना, यानी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो पहली बात तो देखो, सल्फर का ऑक्सीजन ये हो नहीं सकता, हटा दो इसको। क्लोरीन और फ्लोरीन ये भी हो नहीं सकता, हटा दो। यहां पर इन दोनों में अब लड़ाई आ गई, तो भाई सल्फर का कभी क्लोरीन से ज्यादा नहीं होगा, क्लोरीन का सल्फर से ज्यादा होगा, ये भी एलिमिनेट होगा। ये तो एलिमिनेशन मेथड से आपने सॉल्व कर दिया ऐसे ही। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अप्रोक्सीमेट -349 के आसपास होती है, -349।
और फ्लोरीन की अप्रोक्सीमेट -329 के आसपास, 332 -332 के आसपास होती है। और सल्फर और ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर का -291 और ऑक्सीजन का जो होता है वो अप्रोक्सीमेट -141 के आसपास होता है। ठीक है ना, -141 है, ये 291 है, माइनस में है, सब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है ना। और अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, सल्फर से ऑक्सीजन, ये होता है बेटा ऐसे, सल्फर सिलीनियम, फिर कौन होता है, ऑक्सीजन, ये ऑर्डर होता है। यहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आंसर इसका क्या सही है, डी सही है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर बेसिक नेचर पूछता तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर नाइट्रोजन का होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा है। एसिडिक नेचर AsH3 का, क्योंकि AS की साइज बड़ा है, आसानी से हाइड्रोजन हट जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये यहां पर देखिए बेरिलियम और बोरॉन कभी हो ही नहीं सकता। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है, इसका 2p1 होता है। तो यही पकड़ में आ गया कि ये बी वाला आंसर सही है। लेकिन बाकी और चेक कर लीजिए, Al2O3, मैग्नीशियम, सोडियम। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उसका बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से सी वाला भी सही है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम साइज बढ़ रही है, तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है, यह भी सही है। तो 58 का आंसर जो है वो बी है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, इसमें कुछ कहना नहीं है, आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए कि बेटा अगर बेरिलियम की बात हो रही है, देखिए बेरिलियम है, बोरॉन है, 2s2 है, ये 2p1 है, ये एटॉमिक नंबर 4 है, ये 5 है। मैंने बोला था अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 हो तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहली वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। यही आपको हर ऑप्शन में चेक करना है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये चेक करिए कि पहली वैल्यू ज्यादा हो और दूसरी वैल्यू क्या रहे, कम। तो यहां से आपको मिल गया 59 का आंसर जो है वो डी है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो, आप सबका पता करिए ना, इसमें सबका ब्लॉक क्या है। ब्लॉक पता करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, N+L रूल लगाइए। ठीक है ना, N+L रूल से पता चलता है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया। ये 6+0 है, ये 5+2 है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये डी में गया। यहां देखिए, यहां पर आपने लगाया N+L, 4+2 क्या हुआ 6, 5+0 क्या हुआ 5, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है डी में गया। यहां 3s और 3p है, ये हो गया 3+0, ये हुआ 3+1, 4, इलेक्ट्रॉन जो है p में गया। यहां पर देखिए 3+2 है, 4+0 है, इलेक्ट्रॉन डी में गया। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये वाला सिर्फ हमारा जो है p ब्लॉक में है, तो आंसर हो गया सी। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कौन से ब्लॉक में जा रहा है, इसके लिए आपको चेक करना सिखाया था मैंने, N+L रूल। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीम्यूथल। N की वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया है तो ये N है और ये होता है L। L की वैल्यू जो होती है S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए जो होती है वो 3 होती है। चलिए 61 आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 कह रहा है विच शो द पॉजिटिव डेविएशन। वी नो बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन होती है डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, इंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा G निगेटिव होता है। सल्यूट ये सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है सल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। पहले हमारा इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कम है, सोल्यूशन बनने में इंटरेक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा। पहले वेपर प्रेशर कम था, बाद में वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। तो यहां पर देखेंगे तो इथेनॉल है जिसके बीच में इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है। पहचान आपको साफ दिख रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जब इथेनॉल और एसीटोन मिलाएंगे तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर वहां बढ़ जाता है। तो 61 का आंसर जो है वो बी है। चलिए 62 देखते हैं। यहां पर देखिए पीए और पीबी,
बेटा ये प्योर लिक्विड है तो यहां पर नॉट लगा सकते हैं आप, ठीक है, बाकी उसी पीए के टर्म में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है PA प्लस PB, दैट इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है ना। अगर हम इसको XA के टर्म में लिखना चाहें, P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA, और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA, और यहां से आ जाएगा PS इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B XA, ठीक है, XA, ये आ जाएगा XA, ठीक है। ये देखिए आंसर तो आपको सीधे दिख ही रहा है, P नॉट B P नॉट A माइनस P नॉट B XA, लेकिन इसका जो तरीका मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर XA दिया हो इसका मतलब A कंपोनेंट ज्यादा है, P नॉट A माइनस P नॉट B, और यहां पर हमेशा वही होगा जो कम वाला होगा, दैट इज P नॉट B, तो आंसर हो जाएगा D। चलिए 63, aqueous solution of 1 मोलर KI which change is called the vapor pressure of solution to, वेपर प्रेशर हमें बढ़ाना है तो सल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, NaCl सल्यूट सल्यूट सल्यूट, सॉल्वेंट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, तो 63 का आंसर डी है। देखिए 64 सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम RT हो गया, पाई इज इक्वल टू WA अपॉन MA VRT, देन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू WA अपॉन पाई VRT, यहां से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और 64 का आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए इनके क्वेश्चन में वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल, जैसे ही नॉन वोलेटाइल का नाम आया हमको समझ में आ गया P नॉट S माइनस P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, दिस इज द मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मोल ऑफ सल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होना है। 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट मतलब 0.2 एंड 0.8 मोल, 0.2 प्लस 0.8, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हो गया, ठीक है। 60 द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हमसे P नॉट की बात कर रहा है और ये दे दिया है हमको 60, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू तो कभी नहीं हो सकती, 60 कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर हो ही नहीं सकता, हमेशा वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा ही होगा। अब यहां से आप सॉल्व करिएगा, P नॉट निकालिएगा, सी आंसर आ जाएगा 75। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 66, देखो बेटा हम लोग जानते हैं डेल्टा P बराबर होता है P नॉट माइनस PS, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस T नॉट B, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। डेल्टा TF इक्वल टू T नॉट F माइनस TF, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। आप देखिए Al2SO4 जब आयोनाइज होगा 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन, यहां पे टोटल 5 आयन बनने हैं, यहां 2 आयन बनने हैं और ये सब आयोनाइज ही नहीं होंगे। इसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा है मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। आंसर ए। 67, देखिए बेटा अगर मैं सबसे पहले इसके नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं E1 के लिए, E1 इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/2 log concentration of oxidation means जिंक आयन बाई कॉपर आयन। मैं लिखता हूं यहां पे E1 E नॉट सेल माइनस 0.059/2 log, सबसे पहले है 0.01/1, फिर हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया है और 1 और 0.01 किया है, देन E2 इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.059/2 log
1/0.01। अब आपको कंपेयर करना E1 और E2। मैंने आपको बताया था E1 की वैल्यू ज्यादा हो, इसके लिए ये वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे, ये वाली वैल्यू कम से कम रहे, क्योंकि जब ये ज्यादा होगा तो ये नेट वैल्यू हमारी कम होगी और ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। यहां E1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, E2 आएगा। आंसर बी इज करेक्ट। चलिए देखिए 68 में आप कह रहा है H2 रिक्वायर्ड टू मेक H2 प्लस इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू H2। ठीक है, प्योर वाटर H2 इलेक्ट्रोड है, 0 है, तो हम जान रहे हैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग, ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयन का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना। और वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है 10⁻⁷ होता है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0.02, ठीक है, 9 अप्रोक्सीमेट, और ये लॉग पी हाइड्रोजन 10⁻⁷ का 2। और यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे और पी हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ ATM। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये 0 0 हो गया और इसको log P2 माइनस log 10⁻⁷ कर देंगे। ठीक है, और log 10⁻⁷ सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 69 कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन मीथेन यूज करता है, फ्यूल सेल हो जाएगा। 70 देखिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ई नॉट सेल को डायरेक्टली जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, पहली बात मैं आपको बता दूं। ई नॉट सेल को डायरेक्टली हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए ई नॉट सेल को हम लोग डेल्टा जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है Cu+2 से Cu की वैल्यू क्या होगी, तो पहले इसके लिए आप लिखिए डेल्टा G1, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू F इंटू इसकी वैल्यू 0.15। इसके लिए डेल्टा G2 -1 इंटू F इंटू 0.50। इसके लिए डेल्टा G3 -2 इंटू F इंटू E नॉट सेल, यही वैल्यू पता करनी है हमें, इस इक्वेशन को लाना है। तो इनको मान लो अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, देन इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब ये वैल्यू रखिए -2 इंटू F इंटू E नॉट सेल -1 इंटू F इंटू 1.5 प्लस -1 इंटू F इंटू 0.50। F सबका कैंसिल हो जाएगा और E नॉट सेल इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, ठीक है ना भाई, नेट हो जाएगा। ये देखिए 0.5 है, ये अप्रोक्सीमेट 0.65/2 हो जाएगा, 0.325। आंसर बी इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, इसको आपको डेल्टा जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको जोड़ या घटाया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। नाउ द 71 देखिए, Al2O3 इज रिड्यूस एट लो पोटेंशियल हाई करंट दिया हुआ है। पहले देखिए, वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 96500 I इंटू टी, टाइम है 6 आवर यानी 6 मिनट और ये हो गया सेकेंड। करंट है हमारा 4 इंटू 10⁴। Equivalent weight of aluminum 27/3. Now you can calculate weight of aluminum 8.1 into 10⁴। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 72। बेटा 72 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, और वो भी पेंटेन के लिए। तो सबसे पहली बात C5H12 ऑक्सीजन
ये बर्न होता है तो बनाता है CO2 एंड H2O। तो पहले तो बेटा आपको इसके रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हो गया 8, 5 और ये हो गया 6। आपको निकालना है डेल्टा जी। डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आप देखिए सबका फॉर्मेशन दिया हुआ है। किसका किसका दिया हुआ, ये दिया, ये दिया, ये दिया, H2O का, CO2 का, और किसका दिया, पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मेशन दिया है। तो पहले प्रोडक्ट का निकालिए। तो 5 इंटू CO2, CO2 H2O CO2 का दिया -394.4 प्लस वाटर का 6 इंटू -237.2। ये तो पूरा प्रोडक्ट का हो गया। माइनस रिएक्टेंट का निकालोगे, रिएक्टेंट का पेंटेन है, पेंटेन का -8.2 है। इतना सॉल्व करके, मतलब डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके यहां से आप डेल्टा जी निकालोगे। और डेल्टा जी जब इतना सॉल्व करके निकालेंगे -3387 किलो जूल के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। और जब ये किलो जूल आ जाएगा फिर आपको लगाना है डेल्टा जी माइनस NFE सेल, ठीक है ना। अब यहां पर देखो बेटा, अगर E नॉट है सब डेल्टा जी नॉट के टर्म में लेकर चलिएगा। N की वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए ऑक्सीजन का 0 होता है, यहां पर -2। चेंज कितने का हुआ, 2 का। कितने ऑक्सीजन है, 16। तो N की वैल्यू हो गई 32। एक दिक्कत यहीं पे होती है, ये 32 हो गया, ये 96500 हो गया। डेल्टा जी -3387 इंटू 10 टू पावर 3, और यहां से सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट बेटा 1 पॉइंट समथिंग करके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 72 का आंसर सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर अगला आता है बेटा 73। जब क्लोरीन गैस को हम पास करते हैं हॉट कंसंट्रेट से, तो Cl2 जब पास होगा NaOH से, तो इसका मेन प्रोडक्ट NaCl प्लस NaClO3 बनता है। यहां पे -1 है, यहां पे +5 है, यानी 0 to -1 और 0 to +5। चलिए 74, इसका तरीका आपको पता है बेटा। कुछ नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला सही सही पता करना है तो आप उस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू को पुट करते चले जाइए। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर पुट करना चाहता हूं A3BC4 ट्वाइस। A की वैल्यू कितनी है, A +2 है, 3 इंटू +2, ठीक। B की वैल्यू +5 है तो 2 इंटू 5, और C की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो -2 इंटू 8, तो देख लीजिए 10, ये +16 हुआ, ये -16। जिसकी वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए वही हमारा आंसर होता है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। फास्फोरिक एसिड फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है वो है H3PO4, ये +5 आएगा। ऑर्थो फास्फोरस एसिड H3PO3, यहां पर +3 आएगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है H3PO2 होता है, यहां पे H3PO2 आ गया, यहां पे +1 आ जाएगा, HPO3 होता है, ठीक है ना। तो बेटा आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा, ये थे हम लोगों के सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने फटाफट बेटा डिस्कस किया है। और बेटा बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन आपने सही किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत हुए हैं उन क्वेश्चन पे जरूरत है हमको प्रैक्टिस करने की। जो थ्योरी अभी भी वीक रह गई है उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, और बिल्कुल बेटा परेशान मत होइए। ये जो आपका ग्रैंड टेस्ट चल रहा है इसको आप देते रहिए। जो आपके प्रॉपर छोटे छोटे भी टेस्ट हो रहे हैं उनको भी दीजिए, वीकली टेस्ट भी देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी गलतियां ज्यादा से ज्यादा पता चल सके और आप उन गलतियों पे काम कर सके और उसको दूर कर सके।
टेस्ट छोड़ना नहीं है, टेस्ट से भागना नहीं है, लड़ाई से भागना नहीं है, बल्कि लड़ना है। लड़ने के बाद आपको आपकी कमियां, आपकी मजबूती दोनों पता चलेगी। लगे रहिए बेटा, और नंबर कितना भी आए बेटा, परेशान नहीं होना है। जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करना है। बिल्कुल हताश या निराश नहीं होना है बेटा। किसी भी कोई भी कंडीशन हो बेटा, एकदम लगे रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो छात्र पिछले साल यहां से सेलेक्ट हुए हैं वो आपके इंस्पिरेशन है। वो भी कभी आपकी तरह इसी तरह घबराए रहते थे, परेशान हुआ करते थे, लेकिन आज वो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। तो आपको भी अपने सपने को साकार करना है बेटा, तो लगे रहिएगा, गिव अप मत करिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। कहते हैं ना, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, छात्र वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये लाइन बेटा आप लोगों के लिए है। वक्त से तुम्हें लड़ना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, गिव अप नहीं करना है बेटा। यू आर माई सुपर रॉकर्स एंड यू हैव टू रॉक। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक। थैंक यू सो मच।